जीवन साथी कैसा होना चाहिए हमारा, इसके साथ ही क्या हमारी जन्म कुंडली हमें ये बताती है कि जीवन साथी कैसा होगा। आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। शादी हो गई, लव मैरिज हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन फिर दोबारा प्यार हो गया, ये इतना इजी क्यों हो गया? पहले जो चीज थोड़ी सी समाज के रूप में अंकुश में थी, वो अंकुश अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जो एक इंटरेक्शन है जो पहले नहीं होता था, अब ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे देखा है कि जिनकी कुंडलियां जब मैच हुई शादी के वक्त में, तो कुंडली बहुत अच्छे से मैच हुई, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम है सर। देखिए, बहुत सारी बातें हैं ये कि शादी से पहले और शादी के बाद द सन शाइन्स वेरी डिफरेंट। बिल्कुल एक अलग बात होती है। आप ये मत सोचिए कि शादी से पहले यदि आप किसी के साथ कॉफी पीने गई हैं और वो जिस प्रकार से वो आपके साथ बिहेव कर रहा है, वो सेम बिहेवियर शादी के बाद कंटिन्यू रहने वाला है। जब आप अपनी कुंडली मिलाते हैं और पंडित जी बोलते हैं आपसे कि कुंडली मिल गई, जाओ शादी कर, तो आपका अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि कुंडली कितने % नहीं मिली। ये जरूर होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जब हम कोई भी रिश्ता निभाते हैं, अगर वो रिश्ता मन से निभाया जाए तो वो रिश्ता जो है बहुत आगे तक चलता है, बहुत लंबा चलता है। लेकिन जब हम अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने जीवन साथी के बारे में ये सोचते हैं वो कैसा होगा, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, क्या वो मुझे प्यार करेगा या वो आगे जाकर मुझे धोखा दे देगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में जब आते हैं, तो बात सिर्फ मन की नहीं होती है। तब हमारे दिमाग भी हमें बार बार ये कहने लगता है कि आप वाकई में जो आप फैसला कर रहे हैं अपने लिए, वो फैसला सही है या नहीं। आजकल की स्टोरीज तो आप सभी को मालूम है, कई पति ड्रम में मिल रहे हैं तो कहीं पर एक बार फिर से पत्नियों को प्यार हो जा रहा है। कई रिश्ते तो ऐसे हैं कि शादी तो की है, लेकिन उसके बाद पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। तो आजकल जो इस तरह की खबरें आ रही है ना दोस्तों, इसकी वजह से लोग शादियां करने से डर रहे हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ लड़कियों को डर लगता था, लेकिन दोस्तों आजकल तो लड़के भी डर में हैं। अब तो लड़कों को भी डर लगने लगा है कि भाई शादी नहीं करनी है हमें, शादी के बिना ही हम ठीक है। आज ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक ऐसे खास मेहमान से दिलवाने वाली हूं, जो इसके बारे में खास तौर से हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। हमारे साथ एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्हें गूगल पर बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, जिनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। हम बात कर रहे हैं विनय बजरंगी जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। सर, आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने आपको बुलाया कि भाई इस पर तो बात होनी ही चाहिए आपसे, कि सर हम बात कर रहे हैं जीवन साथी पर। जीवन साथी कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, स्वभाव कैसा होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। जैसे मैंने शुरू में बताया सर, आजकल क्या हो रहा है ना, लोग ड्रम में मिल रहे हैं, शादियां तो कर रहे हैं, लेकिन फिर कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई कुकर में मिल रहा है, कोई फ्रिज में मिल रहा है, आजकल यही चल रहा है। सवाल मेरा एक बहुत सीधा सा सर, जीवन साथी कैसा होना चाहिए हमारा, इसके साथ ही क्या हमारी जन्म कुंडली हमें ये बताती है कि जीवन साथी कैसा होगा? देखिए, आजकल खेल वाइब्स का हो गया है और लोग सोचते हैं कि मेरी वाइब्स इससे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और काफी हद तक ये बात आपको सत्य लग सकती है, लेकिन इसका राज कुंडली में छुपा है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। यानी कि वो थोड़ा जिद्दी या स्टबर्न होगा, वो केयरिंग होगा कि नहीं होगा, वो दिल फेंक होगा, या फिर वो आपकी बहुत केयर करेगा, आपके बारे में बहुत सोचेगा, ये राज उसकी कुंडली में नहीं है, ये आपकी कुंडली में है। यदि मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करूं तो मैं आपकी कुंडली के विभिन्न भावों से ये बता सकता हूं कि आपके जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा। अब ये ऐसा स्वभाव है जो कि हो सकता है कि अगर मैं आपको बताऊं और आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आप सोचें कि नहीं भाई, ये तो उसकी बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आपका बॉयफ्रेंड हस्बैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो जिस क्वालिटीज की मैं आपको बात कर रहा हूं, ये उसके अंदर स्वतः आ जाएंगी, चाहे वो अच्छी क्वालिटीज हों, चाहे वो थोड़ी सी हल्की क्वालिटीज हों। यानी कि आपके हॉरोस्कोप वो आपके हस्बैंड के या स्पाउस के बारे में पूर्ण जानकारी देता है।
अगर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे तो चांद सी दुल्हन चाहिए, मेरे को तो बहुत सुंदर चाहिए, या मेरा जो जो मेरा स्पाउस हो वो बहुत कमाने वाला हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, या बहुत ऊंचे स्थान के ऊपर बैठा हुआ हो, उसका परिवार ऐसा हो वैसा हो, उसकी नौकरी यहाँ होनी चाहिए, वो मेरे घर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, वो इस प्रदेश का नहीं होना चाहिए, वो उस प्रदेश का नहीं होना चाहिए। बहुत बार माँ बाप सोचते हैं कि हमारी जात बिरादरी में होना चाहिए। चलो जात बिरादरी ठीक है, कम से कम देश का तो हमारे होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें आपके लिए तो ठीक है सोचना, सोच सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। लेकिन कुंडली जो कहती है वो बिल्कुल विपरीत कह सकती है। और यहाँ पर कंचन मैं तुमको बताना चाहूंगा कि डिले इन मैरिज भी इस कारण से होती है। हम्म। बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि जिसके साथ मैं डेट कर रहा हूं या कर रही हूं, वो उस लड़के के अंदर वो वाली प्रवृत्ति नहीं है जो मैं चाहता हूं, या फिर अभी वो वाली क्वालिटीज में देखना है, अभी वो वहां पर है नहीं, मेरे को कुछ और देखना होगा। और वो इस कारण से वो रिश्ते पे रिश्ते देखते रहते हैं, वो अपनी क्वालिटीज को तलाशते रहते हैं कि वो वैसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, फलानी होनी चाहिए या फलाना होना चाहिए। और इस कारण से वो 30 और 32 और 35 और 40 और 45 और 50 साल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पाता है। हम्म। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको तो ये मुझसे पूछना चाहिए कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, कितना कमाता होगा। हो सकता है कि आपसे कम कमाता हो सकता है कमाता ही ना हो। अब नहीं भी कमाता होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका जीवन साथी ठीक नहीं है। आपकी कुंडली कहती है कि वो कमाता नहीं होगा, बाद में कमाएगा कि नहीं कमाएगा, या फिर वो किस प्रकार से अपना या परिवार का लालन पोषण करेगा, ये भी कुंडली के अंदर लिखा दिखा होता है। मैंने देखा कि बहुधा आपने वो सारे के सारे कॉलम टिक 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 कर लेते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी टिक हो गया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि शादी के बाद वो सारे टिक जो है वो क्रॉसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतना जिद्दी है, इतना गुस्सा आता है, कितना खाता है, खाना मुझसे बनवाता है, मार्केट नहीं ले जाता, घुमाने फिराने नहीं ले जाता, कितना ठंडा कोल्ड है, या फिर हर चीज जो है वो अपने हिसाब से चाहिए। तो ये सब बातें आपको ये जानने से पहले आपकी कुंडली में देख लो कि भाई कि क्या क्या चीजें आपकी कुंडली में लिखी बधी हुई हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक चीज जो आप अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस या अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हो, वो सारी की सारी किताब के माफिक बिल्कुल साफ साफ हैं। यानी कि एक आदमी पढ़ने वाला चाहिए उसको ठीक प्रकार से कि वो आपको पढ़ के बता दे कि भाई इससे आगे नहीं, बस यहीं तक ठीक है, यहां से आगे मत जाओ, ये ठीक है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ये ठीक है। अगर ये सब पता लग जाए और आप उससे दो चार बात आप मान लो, तो एक तो डिले इन मैरिज नहीं होगी, मैरिज के डिनायल के योग बंद हो जाएंगे, और ऊपर से वो जो ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ऐसा वैसा तैसा, वो भी ठीक हो जाएगा। हुँ। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे देखा है कि जिनकी कुंडलियाँ जब मैच हुई शादी के वक़्त में, तो कुंडली बहुत अच्छे से मैच हुई। दोनों के कुंडली भी मैच हुई, गुण भी अच्छे खासे मिल रहे थे, शादी भी हो गई। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम है सर। अब तो कुंडली भी मिल गई है, शादी भी हो गई है, सब कुछ अच्छा भी है, फिर भी प्रॉब्लम है सर। देखिए बहुत 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 सारी बातें हैं ये कि शादी से पहले और शादी के बाद द सन शाइन्स वेरी डिफरेंटली। ओके। बिल्कुल एक अलग बात होती है। हुँ, आप ये मत सोचिए कि शादी से पहले यदि आप किसी के साथ कॉफी पीने गई हैं और वो जिस प्रकार से वो आपके साथ बिहेव कर रहा है, हुँ, वो सेम बिहेवियर शादी के बाद कंटिन्यू रहने वाला है। बिल्कुल। या इसका विपरीत भी होता है कि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा शादी से पहले, तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के बाद भी पसंद नहीं आएगा, हुँ, क्योंकि 180 डिग्री का बिहेवियर के अंदर चेंज हो जाता है हुँ, शादी के बाद। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि शादी से पहले होती ही नहीं है। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, लड़के सोचते हैं कि हमको तो एक बहुत सुंदर सी लड़की चाहिए हुँ, जो अच्छे खानदान से आती हो, और
खाने का क्या है, बनाए बनाए ना बनाए, बस मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट कर ले थोड़ी मोड़ी, बस मुझे ये चाहिए, और बस और क्या चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लड़के बोलते हैं। लड़कियां बोलती हैं कि हाँ अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, देखने में थोड़ा सा हैंडसम हो, थोड़ा लंबा वंबा हो, ठीक है, और छोटा परिवार हो, माँ बाप ठीक ठीक हो, दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, अगर ऐसा मिल जाए तो सब अच्छा है। लेकिन शादी के बाद जो प्रारूप है वो बदल जाता है। लड़का कहता है कि कल तुम बुआ जी आई थी तो तुमने पैर नहीं छुए उनके, फूफा जी के लिए खाना नहीं बनाया तुमने, मौसी को तुमने उनकी बर्थडे पे हेलो नहीं किया, मौसा जी से तुमने ये वाली बात नहीं करी, दादी आई थी उनको चिकनी रोटी अच्छी नहीं लगती है, तुमने उनको घी लगा दिया, वो आए थे फलाने रिश्तेदार, उनको जो आम काट के दिए साथ में गुठली भी दे दी। एक्सपेक्टेशन का लेवल डिफरेंट हो गया। बिल्कुल जबकि ये बातें तो पहले थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर तो कुछ और बात थी कि खाना भी शायद ना बनाना पड़े, और यहाँ पर तो आम की गुठली किसको दे दी और किसको नहीं दी इससे भी फर्क पड़ गया। बिल्कुल। और जब शादी हो जाती है तो एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। तुमने टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट निकाल के ऐसे रख दिया, लड़की कह रही है लड़के से, वो टूथपेस्ट तुम्हारे सारे ब्रश तुम्हारे उल्टे ही हैं, तुम्हारे घर में सब ऐसे ही रखते हैं क्या, जबकि वो ऊपर होने चाहिए। घर के अंदर 4 दिन से कोई पोछा लगाने वाला नहीं है, तो सबके जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि द सन शाइन्स वेरी डिफरेंटली आफ्टर मैरिज। तो ये मत सोचिए कि एक बार आपका विवाह हो गया तो जिस प्रकार से आपने जिस लड़के को देखा या जिस लड़की को देखा वो सेम टू सेम वैसे रहने वाला है। वो 180 मतलब कि रात दिन का फर्क हो जाता है। जो चीज आपने कभी सोची भी नहीं होती वो चीजें जो हैं वो आपको दिखाई देने लगती हैं कि यार ये क्या है, और अब मुझे इससे जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। एंड जैसे ही वो दिमाग के अंदर बातें आती हैं तो फिर जो आपने बोला कि कुंडली कितनी मर्जी में ला लो, उसके बाद ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। और सोने पे सुहागा कि आज की डेट में जब लड़के को लड़की पसंद नहीं आ रही होती या इधर कुछ किसी के पैर नहीं छुए होते और वहां पर दिक्कत होती है, तो उसकी माँ भी उसको यही डिस्कस कर रही होती है कि तेरी बीवी का तो दिमाग सही नहीं है, या फिर उसके तो माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है कि कैसे इज्जत करनी चाहिए, उसकी घूंघट इतना नहीं था, उसका तो यहाँ तक होना चाहिए था, या फिर ऐसे होना चाहिए था, या फिर जीन्स इतनी छोटी क्यों थी, या फिर इतनी टाइट क्यों थी। ये सारी की सारी बातें अलग टेंजेंट की होती हैं, और इसी प्रकार लड़की की भी होती हैं कि लड़के के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी कुंडली को दिखाते हो तो जो वो सही बातें हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि बेटे आप जिसके साथ घूम रहे हो ना इस समय, और आपको ये इतना अच्छा लग रहा है या इतनी अच्छी लग रही है, इसकी कुंडली में ये वाली बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए कि क्या क्या गंभीर है और क्या क्या गंभीर हो सकती हैं। बिल्कुल। और बहुत बार जब मैं कहता हूं कि कुंडली नहीं मिली या कुंडली मिलने में दिक्कत है, तो बहुत सारे जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे का मतलब ये 2025-24 की बात कर रहा हूं मैं, वो कहते हैं सर क्या नहीं मिली सर, कैसी ऐसी कौन सी बात है जो हम जैसे लोग एडजस्ट नहीं कर सकते या हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये उन सबको बताना चाहता हूँ कि जब कुंडली नहीं मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको वो सब बातें जो आज अच्छी लग रही होती हैं वो एक समय के बाद उससे खराब बातें नहीं लगती हैं। और यदि आपके अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है और आपके अंदर गॉसिपिंग नेचर भी छोटा मोटा है, तो आपकी छोटी छोटी बातें आप जाकर अपने रिश्तेदारों से शेयर करते हो। और रिश्तेदार का मतलब भाई बहन भी होता है, कजन्स भी होता है, और कुछ कुछ हद तक माँ बाप भी आ जाते हैं। आप उनसे शेयर करते हो कि कल मैंने उसको थोड़ा सा धमका दिया था, तो रात को उसने मुझे व्हाट्सएप आई सॉरी करके भेजा, आई एम वेरी सॉरी, ये देखो ये रहा। अब ये बातें तो आपने उस बेचारे ने लिख के भेज दी थी ऐसे ही, और आपने तो उसको कर दिया काम उसका, और वो पूरे के पूरे माशरे में बात फैली हुई है कि भाई साहब ने जो है बहन जी को आई एम सॉरी करके भेजा हुआ है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनका नेचर कितना है, कहाँ से नेचर आपके बस का नहीं है या आपसे बियॉन्ड हो जाएगा। कौन सा नेचर ऐसा है कि आप संभाल सकते हैं, कौन सा ऐसा नेचर है जो आपके पेरेंट्स नहीं संभाल पाएंगे, कब आपको इंटरवीन करने की जरूरत पड़ेगी, और कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं
जिसके अंदर वो आप जब इंटरवेंशन करेंगे तो आपको फायदा होगा, या कब आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे तब आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जब हम हॉरोस्कोप को मैच करते हैं तो उससे पहले जब हम देखते हैं कि कुछ आसक्ति है कि ये जो आपस में जो इंटरेक्शन है ये ठीक भी रहेगा कि नहीं रहेगा। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो दो चार राशियां ऐसी होती हैं या एसेंडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा बनती बनाती नहीं है। वो आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका जो लग्न है जिसको एसेंडेंट बोलते हैं वो है, तो आपके लिए निसंदेह परेशानी का विषय हो सकता है यदि आपने एडजस्टमेंट करनी बंद कर दी तो। कर्क लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये चार लग्न ऐसे हैं जिनके 70-75% रिश्तों के अंदर खटास रहती है। लोग आपस में सेटिस्फाइड नहीं रहते। हमारा ब्रेड एंड बटर उसी उनसे चलता है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई आपस में परेशानी होती है तो वो बेचारे बाहर बैठे होते हैं जिनका एक का लग्न ये होता है कि आपस में उनकी बन नहीं रही होती है। और इसके पीछे क्या कारण है स्पेसिफिकली, जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन्हें शायद पता होगा कि जिसका जो लग्न है वो अगर सिंह के द्वारा कंट्रोल्ड है या मकर के द्वारा कंट्रोल्ड है तो विपरीत दिशा में शनि की राशि आती है, या फिर लगन शनि के द्वारा कंट्रोल्ड है तो विपरीत राशि यानी कि सप्तम भाव या तो चंद्रमा का होगा या शनि का या फिर सूर्य का होगा। तो इसमें जो है आपस में जो समन्वय नहीं होता या इसके अंदर काफ़ी असंतुलन होता है, तो निश्चित तौर से इनके लिए परेशानियां ज़्यादा आ सकती हैं यदि बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो बैलेंसिंग एक्ट में नहीं आए हुए हैं। तो शादी से पहले या फिर मैं कहूँ प्रेम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्पाउस है वो किस नेचर की होगी या होगा, उसका काम क्या होगा, कितनी दूर होगी, कितनी पास होगी, उसका परिवार कैसा होगा, ये सारी बातें हम डिकोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सर एक सवाल आया इसके बीच में, जैसे अभी आपने कहा कि आपको पहले ही पता कर लेना चाहिए। जैसे अभी अगर हाल ही की हम बात करें सर, इतने सारे केसेस सामने आए हैं और अधिकतर हमने देखे सर लव मैरिजेस वाले केसेस थे। लव मैरिज मतलब आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, डेट किया है, एक दूसरे के साथ रहे हैं, फिर आपने शादी की। लेकिन सर हमने देखा है कि कई बार शादी हो गई, लव मैरिज हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन फिर दोबारा प्यार हो गया। अधिकतर महिलाओं को हमने ऐसा देखा है। तो सर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये इतना इजी क्यों हो गया है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सर हर घर में जो है एक बंदा मिलेगा, या तो हस्बैंड या वाइफ, जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। तो ये इतना इजी क्यों हो गया है सर? ये क्यों हो जाता है? हर घर में हाँ, अधिकतर सर मतलब हाँ, तो मतलब एक घर छोड़ के भी अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि होता है सर। तो हाँ। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि लिबर्टी वाली बात भी है कि पहले जो चीज़ थोड़ी सी समाज के रूप में अंकुश में थी वो अंकुश अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हर कोई स्वायत्ता है, लिबर्टी है घूमने की, फिरने की, जाने की, आने की, ऑफिसेज हैं सबके। तो जो एक इंटरेक्शन है जो पहले नहीं होता था अब ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि इंटरेक्शन तो बहुतों का होता है, सबका होता है। कोई ना कोई किसी को अच्छा भी लगता होगा मन में, लेकिन लोग बात नहीं करते होंगे। लेकिन अगर कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो कि आपको पुश करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ या उससे पहले अफेयर की तरफ, तो हमको ये देखना चाहिए कि वो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। अब प्रेम करना खराब बात नहीं है और ये एक बहुत सात्विक चीज है, पॉजिटिव चीज है, होना भी चाहिए। लेकिन जब आप एक बार प्रेम करते हैं और उस प्रेम को आप बदल लेते हैं विवाह के अंदर, तो फिर हमको स्टिक करना चाहिए। ये बात जो है वो ज्ञान देने की हो गई। लेकिन यदि कुंडली के अंदर जो प्रेम करने का ग्रह है वो मेलेफिक हो गया है, यानी कि उसके ऊपर छाए पड़ने लग गई हैं, दृष्टियां पड़ने लग गई हैं नेगेटिव ग्रहों की, तो वो प्रेम करने का जो ग्रह है उसको प्रेम ज्यादा हो सकते हैं। और ज्यादा का मतलब ये है कि एक बार एक से हो गया तो कुछ समय के बाद उसका मन करेगा किसी और से हो जाए। और इसके अंदर ये लिंग न्यूट्रल है, यानी कि जेंडर न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि लड़के को ही हो रहा है या लड़की को ही हो रहा है, किसी को भी हो रहा है। यानी कि एक बार प्रेम कर लिया, शादी कर ली, तो उसके बाद यदि वो मेलिफिक है तो हम जो है वो
ये कह सकते हैं कि उसको ये दोबारा भी हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है। जब हॉरोस्कोप हम मैच करते हैं कंचन, तो यही देखने की कोशिश करते हैं कि मैच तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी गृहस्थी टूटेगी तो नहीं इस कारण से कि लड़का जो है वो कहीं और अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा और लड़की कहीं अपनी और गाड़ी ड्राइव कर रही होगी। आपस में इनका कितना समन्वय है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप के अंदर, जब हम टेम्परामेंट मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अ, मन करता है कि हम किसी और के साथ जो है वो एसोसिएट हो जाएं। और ऑफ लेट पिछले 4-5 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे दंपत्ति आए हैं, आते हैं मेरे पास, जिसके अंदर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को लेकर आया है, या वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को लेके आई है, और वो आके ये कहते हैं कि ये जो मेरी वाइफ है इसका कहीं और प्रेम हो रहा है, ये मुझसे भी प्रेम करती है लेकिन इसको कहीं और भी अट्रैक्शन हो रहा है और ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन हो नहीं पा रहा, तो इसका क्या समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार से भी आजकल युगल हैं जो कि जानते हैं कि उनका स्पाउस जो है वो मैरिज पाथ से डेविएट कर रहा है, और वो कंसर्न है इस बात से, और वो ओपन भी है इस बात से, डिस्कस भी करते हैं और उसके बाद भी आते हैं। अब वो ज़माने बहुत कम हो गए हैं जिसके अंदर वाइफ अपने हस्बैंड की चुपचाप कुंडली लाती थी और वो पूछती थी कि देखिए ये कहीं और तो इनका कुछ चक्कर नहीं चल रहा, या फिर हस्बैंड आते थे चुपचाप अपनी बीवी की कुंडली लेकर और कहते थे देखिए इसका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा। वो तो हैं लेकिन इस प्रकार से भी खुल गए हैं। तो इनको बांधने का भी उपाय होता है, लेकिन उससे पहले कुंडली के अंदर यदि ये बात हो ही ना, खत्म ही हो जाए पहले से ही, कि हम उसको डाइल्यूट कर पाए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए तो जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। एक बार हॉरोस्कोप को मैच कर लें, ये देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि अब एक इसके अंदर एक बात और है कि मान लीजिए कि एक प्लैनेट है जिसको जो एनर्जी देता है मंगल, एक प्लैनेट है जो लव का प्लैनेट होता है वीनस। मान लीजिए कि मंगल जो है वीनस को एनर्जी देता है, तो वो व्यक्ति प्रेम करता है। यानी कि क्या है कि उसने उसको एनर्जी दी और उसका मन किया प्रेम करने का। वो कॉलेज जा रहा है या जा रही है, वो ऑफिस जा रहा है या जा रही है, और वो मंगल एक्टिवेटेड है और वीनस को कह रहा है कि तू जाता क्यों नहीं है आगे, तो वीनस जो है वो तलाश लेता है कि उससे मेरा जो है वो ठीक रहेगा, तो उसके साथ उसका एसोसिएशन हो जाता है। यानी कुंडली के अंदर मंगल वीनस का योग है, जो एनर्जाइज जैसे ही होता है तो उसका मन करता है कि मैं किसी के साथ जो है वो प्रीति करना शुरू करूं। लेकिन शादी होते ही वो मंगल वीनस खत्म थोड़ा ना हो गए, वो तो वहां बैठे हुए हैं। जैसे जैसे मंगल उसको पुश देगा वीनस को नेगेटिव तरीके से, तो यहाँ पर तो जितना वो डाइल्यूट कर सकता है कर लेगा जिसके साथ उसका एसोसिएशन हुआ है, वो कहीं और भी जा सकता है, और यही जो है वो देखने की बात है। तो वो किस प्रकार से हम उसको बिल्कुल मंगल वीनस के एसोसिएशन को भंग कर सकते हैं। मैंने देखता था पहले कि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ा करते थे, तो जो हमारे शिक्षक होते थे और वो जब हमारी सामने कुंडली को बांटते थे, तो जैसे ही लड़की की कुंडली के अंदर मंगल वीनस होता था, तो वो इकट्ठा कहीं पर, तो वो कहते थे नहीं नहीं इस लड़की से शादी मत करना भाई, ये लड़की जो है वो तबाह कर देगी रिलेशनशिप को। और तब मैं पूछता था कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि मंगल वीनस लड़के के हॉरोस्कोप में तो है, उसको जो है वो आप नहीं कहते हैं, लड़की के हॉरोस्कोप को आप मना कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा समाज ही ऐसा है कि लड़के के लिए अप्रूवल है इसमें कि चलो ठीक है अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको एक समय के बाद आ जाएगा, लेकिन लड़की तो फिर परिवार का नाश करती है और ये नाश करती है और वो नाश करती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मंगल वीनस की एनर्जी सिर्फ लड़की के लिए देखी जाती थी। आजकल जो है वो लड़की के साथ साथ लड़के के लिए भी देखी जाती है, क्योंकि अगर विनाश करने पे आए तो दोनों के दोनों परिवार का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं। सर जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, हमने अपनी कुंडली दिखाई, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, आप 2025 या फिर 2024 आप बहुत संभल के रहना, इस साल तलाक हो सकता है। अब वो दोनों घबराहट में हैं कि भाई
भाई इस साल तो तलाक हो सकता है, अब दोनों सोच रहे हैं, दोनों ने आपस में बात भी करी है, लेकिन फिर वो सोच रहे हैं यार अभी तो सब ठीक चल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया है कि तुम्हारा तलाक होगा, लेकिन रिश्ता तो बिल्कुल ठीक चल रहा है? तो ये कब होता है सर? देखिए, इसके अंदर ना कुंडली देखने से पता चलता है कि कुंडली के अंदर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी शादी होगी और आपका तलाक होगा, ये परसेंटेज पे डिपेंड होता है कि हर एक कुंडली के अंदर शादी होगी के परसेंटेज होते हैं और तलाक होगा के परसेंटेज होते हैं। इवन कोई 90 साल से इकट्ठे शादीशुदा जीवन के अंदर है, उसके भी कुंडली के अंदर 5, 10, 15% तलाक के योग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी योग 0 होता है या योग नहीं होता है। देयर इज अ पॉइंट इन विच जो है वो तलाक पॉसिबल हो सकता है या तलाक हो सकता है। अब मान लीजिए कि वो तलाक करने का योग है, तो हम ये देखते हैं कि वो एक्टिवेट कब हो रहा है या फिर वो अपने परमोच्च पे कब पहुंच रहा है, यानी कि अपनी कैपेसिटी के मुख्य पे कब पहुंचता है। और जब वो परमोच्च पे पहुंचता है तो मान लीजिए कि उसकी पोटेंसी सिर्फ 15% ही है हॉरोस्कोप के अंदर, और उसको सब तरीके से मेलेफिक प्लैनेट जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो 15% 50% या 60% पे भी आ सकता है। तो अगर वो 50-60% पे आ जाएगा तो यानी कि कुश्ती शुरू हो चुकी है उस समय। और उस समय यदि आपने नहीं संभले या उस समय आपका विवेक काम नहीं किया, तो फिर तलाक या फिर आपस में सेपरेशन हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर वो जो योग का योग है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना मजबूत है, और वो दशाओं में या फिर ट्रांजिट में कब जो है और बलिष्ठ हो रहा है, ये भी देखा जाता है। तो जब आप अपनी कुंडली मिलाते हैं और पंडित जी बोलते हैं आपसे कि कुंडली मिल गई, जाओ शादी कर लो, तो आपका अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि कुंडली कितने परसेंट नहीं मिली, ये जरूर होना चाहिए। तो वो बताएंगे कि 80% मिल गई है, 20% नहीं मिली। तो क्या ये 20% तलाक कराने के लिए काफी है, ये अगला क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो बताएंगे हाँ या बताएंगे ना। ये ना नहीं हाँ नहीं होगा तो ना होगा। और मान लीजिए वो कहते हैं कि हाँ 20% जो कुंडली में तलाक के योग हैं वो फलित हो सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो फलित कब होंगे। तो पंडित जी बताएंगे कि 2027 में होंगे, कि 30 में होंगे, कि 32 में होंगे। तो फिर आप पूछिएगा कि अगला क्वेश्चन कि वो कौन सा अंतराल है, वो अंतराल बता दीजिए। तो पंडित जी बताएंगे कि अंतराल ये है। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि किस कारण से होगा वो, व्हाट इज द इवेंचुअल कॉज ऑफ इट, ये बताइए। पेरेंट्स की वजह से होगा, लड़की के पेरेंट्स की वजह से होगा, या लड़के के पेरेंट्स की वजह से होगा, लड़की के फ्रेंड्स के कारण होगा या लड़के के फ्रेंड्स के कारण होगा, सिबलिंग्स के कारण होगा, समाज के कारण या पड़ोसी पड़ोसी के कारण होगा, या फिर आपस में ही कोई नेगेटिविटी हो जाएगी, या फिर किसी का कोई थर्ड एंगल आ जाएगा, यानी कि किसी हो सकता है कि फीमेल का कोई थर्ड एंगल आ जाए या मेल का थर्ड। ये बातें आपको पता चल सकती हैं। जब आपको ये बातें पता चल जाएंगी और आपको कंट्रोल करना होगा, तो आप उसको कंट्रोल भी करेंगे, यानी कि आप उससे पहले ही सचेत हो जाएंगे कि भाई मुझे ये काम नहीं होने देना है। जैसे सर अगर हम इस पे बात कर रहे थे, मान लीजिए अगर मैं हूँ, मेरी कुंडली में तलाक के योग हैं पूरे पूरे, मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हारा जो है तलाक होने वाला है, लेकिन मेरे हस्बैंड के कुंडली में नहीं है, तो क्या इससे तलाक रुक सकता है कि मेरे में है उनके में नहीं है, तो क्या हम तलाक रोक सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड दिस इज नोन एज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। आप समझने की कोशिश कीजिए। लड़के का हॉरोस्कोप को भूल जाइए, आपके हॉरोस्कोप की बात करते हैं। और किसी ने आपको जब आपकी 5 साल की उम्र में कुंडली देखी तो ये बोला होगा कि आपकी लड़की का वैसा करियर तो अच्छा है, लेकिन शादी में परेशानी है, तलाक हो सकता है, ये बोलेगा ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी शादी कभी होनी नहीं चाहिए? इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी उससे होनी चाहिए जिसकी कुंडली में तलाक का योग ना हो। अच्छा। तो उसको बोलते हैं मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप्स। एक की कुंडली में जो चीज गर्म है, दूसरी कुंडली में वो चीज ठंडी होनी चाहिए। जब हम स्नान करने जाते हैं और हमारे पास एक बाल्टी पानी पड़ा हो, गर्म पड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर पे डालेंगे थोड़ा ना, फफोले पड़ जाएंगे। हम एक बाल्टी और लेते हैं, उसमें आधा डालते हैं, फिर पानी और डालते हैं, फिर दोनों को, अब हमारे पास 2 बाल्टी हो जाती हैं। एक बाल्टी से 2 बाल्टी से नहाते हैं। तो उसको बोलते हैं मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, कि एक कुंडली में जो चीज हल्की है वो दूसरे हॉरोस्कोप के अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए।
और जो चीज इसके अंदर हल्की है वो इस वाले हॉरोस्कोप में पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि हमने सही प्रकार से मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप कर दिया तो निसंदेह कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज जो है वो जो 36 पॉइंट्स होते हैं अष्टकूट मिलान के, उसके बाद शुरू होती है ये देखने के लिए कि मान लीजिए कि जुपिटर कैसा है हॉरोस्कोप में। अब जुपिटर जो होता है वो शादी का कारक होता है, लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज। अब एक कुंडली कह रही है कि यार इनकी शादी टिकेगी नहीं, इस लड़के की शादी नहीं टिकेगी। अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा? लड़की के हॉरोस्कोप को देखो भाई, उसमें अगर जुपिटर ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी टिकेगी, इसकी नहीं टिकेगी, मिला दो, टिक जाएगी, ठीक जाएगी। मान लीजिए कि वीनस ठीक नहीं है, एक के लड़की के हॉरोस्कोप में वीनस ठीक नहीं है। वीनस का मतलब म्यूचुअल प्रेम, कि थोड़े दिन में जो प्रेम है वो वैनिश कर जाएगा। तो अब इसका वीनस कैसे ठीक किया जाएगा? पूजा पाठ जो उसको करने हैं उसके अलावा ठीक कैसे किया जाएगा? लड़के के हॉरोस्कोप के वीनस से मिलाना पड़ेगा। लड़के का हॉरोस्कोप का वीनस कहता है कि यार इनकी तो शादी खूब चल जाएगी, प्रेम खूब रहेगा, तो इसके वीनस को उसने काउंटर बैलेंस कर लिया। यानी कि कभी कभी लड़की रुष्ट हुई, परेशान हुई, विमुख हुई, तब भी इसने जो है उसको मना लिया और ये मान गए। अब बात करते हैं 7th हाउस लॉर्ड की, जो कि मैनेजर होता है 7th हाउस का। तो वो अगर खराब है तो दूसरा हॉरोस्कोप में ठीक होना चाहिए। और ये बात सिर्फ D1 चार्ट की नहीं है, यानी कि लगन चार्ट की नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं D9 चार्ट यानी नवांश की भी कर रहा हूं, जो कि कुंडली होती है मैरिज की। तो ध्यान देने की बात यह है कि यदि किसी ने आपसे ये कह दिया कि आपकी कुंडली के अंदर ये योग है, वो योग है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमको दूसरी कुंडली से काउंटर बैलेंस करनी है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैचिंग द हॉरोस्कोप। एक छोटा सा सवाल और सर, जैसे हम देखें हस्बैंड वाइफ है, दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही है, मतलब दोनों को ही लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये बात तो तलाक तक पहुंचनी है और दोनों ही कह रहे हैं कि यार नहीं चलेगी तो अब हम डाइवोर्स लेंगे। अचानक से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक होने लग रहा है, धीरे 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 दोनों के बीच में सब सही हो रहा है, प्रेम भी बढ़ रहा है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करने लगे। तो क्या सर ये सब कुछ हमारे ग्रह कराते हैं कि एकदम से खराब करा दिया, एकदम से बढ़िया करा दिया, अब लोगों को तलाक का तो छोड़िए, मतलब अब लग रहा है कि यार सब कुछ तो ठीक है हमारे बीच में, अब ये कब होता है सर? तो ये इसका मतलब मुझसे मिलने आए थे बीच में। ये हो सकता है कि वो मुझसे मिलने आए हों और मुझसे उपाय लेके गए हों कि कैसे जो है प्रेम को अच्छा किया जाए और कैसे जो है इसको अच्छा किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जिनके गृहस्थ जीवन ठीक नहीं चल रहा है और उनको परेशानी है, तो एक बार उनको अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि जो एनर्जी का मिसमैच हो रहा है वो हम किसी प्रकार से अलाइन कर दें, उनकी एनर्जी अलाइंड हो जाए और उनका जीवन जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाए। तो कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले, एक्सट्रीम का मतलब यह है कि जब आप सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेट अस गो एंड अप्लाई फॉर डिवोर्स, तो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी एनर्जीज को एक बार जरूर दिखवाना चाहिए कि हाउ दे आर प्लेस्ड। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी दशा आने वाली हो कि आपके जो बीच में परेशानी चल रही है, अनबन चल रही है, उसको एक बहुत अभूतपूर्व प्यार के अंदर कन्वर्ट कर दे, प्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दे। ऐसा बहुत पॉसिबल होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हुए देखे हैं जिनके बीच में चप्पलें चल चुकी थी, परिवार जो है वो आपस में फैसला भी कर गए थे, कोर्ट कचहरी हो गया था, जेल वगैरह भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी बन गए। और मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे हैं कि जो कि खाना खाते खाते ये डिसाइड हो गया कि अब नहीं रहेंगे और वो अलग हो गए। तो आपको जो है वो इतनी जल्दी स्टेप नहीं लेने चाहिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडियंस हैं फॉर दैट मैटर, और यहाँ पर जब हम कहते हैं तो हमारे 7 जन्मों का संबंध होता है, उसको एक ही बार में छिन्न भिन्न मत कीजिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं फिर से जैसे कभी बहुत अच्छे थे वैसे दोबारा हो जाएं। आपकी एक्सपेक्टेशंस को और आपके रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, नॉब्स होते हैं, कौन सी चीज कहाँ दबानी है वो दबा देंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि सर ये ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हमारे विचार हमारे पेरेंट्स से ही नहीं मिल पाते हैं, भाई-बहन से ही नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हम कैसे ये उम्मीद करेंगे कि जो दूसरे का एक घर छोड़कर आती है, जिसे हम कभी नहीं जानते थे, अचानक से रिलेशन हमारा बना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे हमारे विचार बिल्कुल मैच कर जाएँ। तो बड़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। मुझे लगता है कि जितने भी हस्बैंड-वाइफ या फिर जो शादी करने वाले होंगे, वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि नहीं, एक बार विनय बजरंगी जी से मिलके उसके बाद ही फिर डिसीज़न लेते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।